सो यस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। सर, जितना मुझे नॉलेज है, शायद आप लोगों को ऑलरेडी जब आपने रेगुलर बैचेस की होगी तो इसके ऊपर नॉलेज होगा कि एडवांस टैक्स किसे कहा जाता है, टीडीएस किसे कहा जाता है, टीसीएस किसे कहा जाता है। तो मैं इसके मीनिंग्स को डिस्कस नहीं करते बैठे, मैं सीधा आता हूं प्रोविजंस पे। मैं सीधा आता हूं बेटा प्रोविजंस पे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर, टीडीएस क्या होता है? मान लो अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, सो पेमेंट करते वक्त उसके पेमेंट में से टैक्स काट करके उसको पेमेंट दो और वो टैक्स हमें पहुंचा दो, दैट इज टीडीएस। तो यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रही है ना, इसमें रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ पेमेंट्स हमने बताया है कि किस समय आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, डिडक्ट करने वाला कौन होगा और कितने रेट पे डिडक्ट करना है, यस, और किसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ये टेबल में हमने बताया। पहला सेक्शन 192, नेचर ऑफ पेमेंट, सैलरी। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है और उसका सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, इधर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 3 लाख और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है सैलरी का पेमेंट, तो पेमेंट करते वक्त यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टीडीएस कट करके ये पेमेंट देगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को टीडीएस कट करके ये पेमेंट देगा। सर, टीडीएस कितना कट होगा? एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। जो भी एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स लग रहा है ना, तो उस एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे ये टैक्स यहाँ से डिडक्ट होके फिर एम्प्लॉय के हाथ में पेमेंट जाएगा। आफ्टर दैट 192A, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो और आपने अगर 50,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट विड्रॉ की है, तो जो भी पर्सन उस फंड को मेंटेन करता है, वो विड्रॉल के वक्त उस एम्प्लॉय को 10% का टीडीएस कट करके देगा, अगर विड्रॉल प्री मैच्योर है तो, और वो भी 50,000 उससे ज्यादा है तो, तब वो 10% का टीडीएस कट करके देगा विड्रॉल के समय। आफ्टर दैट 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर आपको है ना इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो जब मैं बात करूं इस इंटरेस्ट इनकम की, तो ये इंटरेस्ट जब आपको पे किया जाएगा इसमें से टीडीएस डिडक्ट होगा। कब सर? अगर मैं बात करूं 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स की या 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स की, बात समझ में आई? इनकी अगर मैं बात करूं तो लिमिट है 10,000। जब इनके ऊपर इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर मिलेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये कोई मंथली लिमिट नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, ठीक है। सो इन बॉन्ड्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट आपको 10,000 से ऊपर मिलेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट 10% ऑन द टोटल अमाउंट, यस। और यहाँ पे डिडक्ट करने वाला कौन होगा? जो इंटरेस्ट इनकम दे रहा है, और किसको मिल रहा है? रेसिडेंट को, ठीक है। सर, इसके अलावा और भी कोई लिमिट है? बिल्कुल है, यस, बिल्कुल है। अगर मैं डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात करूं तो उसकी लिमिट है 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 5,000 के ऊपर अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट जाता है, यस, तो इन दैट केस यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, उसके ऊपर भी, यस, उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन अदर केसेस। इसका मतलब सर, अभी थ्रेशोल्ड देखो कहाँ का स्पेसिफाई किया है, मैं अंडरलाइन करता हूं, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स,
8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, 7.5% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, यस इनके अंदर लिमिट होगी 10,000, और डिबेंचर्स। इनके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज है, आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया भी इंटरेस्ट मिलेगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा, 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो टीडीएस डिडक्ट होगा, चाहे वो इनके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज हो, ठीक है। आफ्टर दैट 194 सर ये बात करता है डिविडेंड, ये बात करता है डिविडेंड। जब कभी आपको डिविडेंड मिलता है, अगर वो डिविडेंड इन एग्रीगेट 5,000 रुपीज के ऊपर है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। सो इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, यस समझ में आया, यस। लेकिन अगर मैं बात करूं कैश की, मैं बात करूं कैश की कि डिविडेंड कैश में मिल रहा है, तो उसके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, वैसे मिलता नहीं है बट दिया है प्रोविजन, पढ़ना है ना। सो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी और कंपनी विच हैज मेड द प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट। जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं वो कंपनी, रेसिडेंशियल शेयर होल्डर्स। टीडीएस कितना कट होगा? 10%। टीडीएस कितना कट होगा सर? 10% का टीडीएस कट होगा। बात समझ में आई? यस। आगे 194A इसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर सिक्योरिटीज के अलावा इंटरेस्ट किस चीज पे मिलेगा? सोचो सोचो पहले आप बेटा, सिक्योरिटीज के अलावा इंटरेस्ट किस चीज पे मिलेगा? मिलता है ना, बैंक में एफडी करिए उसका इंटरेस्ट, बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है उसका इंटरेस्ट मिलता है ना, लोन पर पैसे दिए उसका इंटरेस्ट। तो इनके ऊपर भी इनकी इंटरेस्ट का पेमेंट जब करोगे ना तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, या आपको जब पेमेंट मिलेगा तो टीडीएस डिडक्ट होके आएगा। सर इस केस में देखो, व्हेन द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट is greater than 40,000 in a financial year, in case of interest credited or paid by banking company, cooperative society engaged in banking business जैसे cooperative banks, post office or any deposit under notified scheme. In all the above cases, if payee is a resident senior citizen, तो ये 40,000 की लिमिट हो जाएगी 50,000, और इनके अलावा जो बच गए they are having a limit of 5,000. इन अदर केसेस में लिमिट कितनी है? 5,000 की। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? देखो, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस, पोस्ट ऑफिस, ये लोग पे कर रहे हैं ना अगर, तो आपके लिए ये लिमिट होगी 40,000 की, यानी 40,000 तक का इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो ये लोग टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको एक्सीड कर जाएगा तो टोटल अमाउंट में टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन यही 40,000 की लिमिट बन जाती है 50,000 की लिमिट इन केस पेई अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो। पेई अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ये हम पढ़ रहे हैं 194A। बात समझ में? यस सर। यहाँ पे पेयर कौन है? कौन टीडीएस कट करेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है इन केस ऑफ बिजनेस, या प्रोफेशन की केस में 50 लाख या उससे कम है इन दी इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, that person will be responsible for paying interest other than interest on securities. ये पर्सन डिडक्ट करेगा एट द रेट 10% आपका टीडीएस कट करेगा। बात समझ में आई? सो ये पर्सन कट करेगा बेटा टीडीएस, ये पर्सन कट करेगा बेटा टीडीएस। गॉट अ पॉइंट? यस गॉट अ पॉइंट। बढ़ते हैं आगे बेटा। ये जो ब्रैकेट में बोला है ना, इसको ध्यान में रखना है, इसको आगे मैं छेड़ूंगा वापस। 194A के केस में पेयर कौन है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका 1 करोड़ या उसके नीचे टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस, और 50 लाख या उससे नीचे टर्नओवर है इन केस ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लिमिट्स देखो, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 44AB की लिमिट्स है इनकम टैक्स ऑडिट की? याद करो, ये बेसिक लिमिट्स है इनकम टैक्स ऑडिट की। इसका मतलब ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको 44AB लागू नहीं होता वो यहाँ पे कवर्ड ही नहीं है, वो पेयर के डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है। यानी ऐसा पर्सन अगर पे करे इस इंटरेस्ट को, 194A के अंदर जो इंटरेस्ट दिया है, इस इंटरेस्ट अमाउंट को ऐसा पर्सन अगर पे करे तो टीडीएस कट करने की जरूरत ही नहीं है, ये लॉजिक है इसका। बात समझ में आई? यस।
आगे बढ़ते हैं। 194 बी, बी ए और बी बी, ये तीनों बात करते हैं विनिंग्स की। 194 बी बात करता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम और सच लाइक थिंग्स। बी ए बात करता है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स और बी बी बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। बात समझ में? सो 194 बी, बी ए और बी बी तीनों बात करते हैं विनिंग्स की। जब बात करता हूं 194 बी, 194 बी के अंदर लिमिट है 10,000 की। अगर 10,000 के ऊपर अमाउंट एक्सीड हो जाती है, टोटल अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस 30% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस 30% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही मैं बात करूं जब ऑनलाइन गेमिंग की, इसमें तो कोई भी लिमिट नहीं दी गई है सर। इसमें आपने ऑनलाइन के अंदर पैसा जीता तो जब आपको मिलेगा वो टीडीएस डिडक्ट होके मिलेगा एट द रेट 30%। यस, एट द रेट 30%। आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आपने ऑनलाइन रमी खेला ना, आपके अकाउंट में पैसा आ गया। अब जब आप उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, उस समय डिडक्ट होगा ये 30%। उस समय डिडक्ट होगा ये 30%। बात समझ में? यस। आफ्टर दैट 194 बीबी। सर 194 बीबी क्या कहता है? 194 बीबी बात करता है रिगार्डिंग विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। रिगार्डिंग विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इस केस में भी 10,000 का लिमिट है। अगर विनिंग्स या अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट 10,000 के ऊपर इन फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। बात समझ में? 30% का टीडीएस डिडक्ट होगा। चलो सर, अब तक के जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से थे? मेरे नजर से पूछोगे तो एक ही था अब तक के, 194 ए। बाकी भी हैं लेकिन प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा 194 ए, मेरी नजर से पूछोगे तो। ठीक है, प्रायोरिटी में सबसे पहले 194 ए क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। आफ्टर दैट सेकंड 194 सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 194 सी किसकी बात कर रहा है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। यस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। सर कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर पेमेंट करना है तो चेक करो क्या आप उनको एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो या सिंगल सम पेमेंट कर रहे हो। अगर आप सिंगल सम पेमेंट कर रहे हो और एक भी पेमेंट 30,000 के ऊपर चला जाएगा, एक भी पेमेंट 30,000 के ऊपर चला जाएगा तो टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। और आप अगर सिंगल सम पे कर रहे हो और इन सिंगल सम का एग्रीगेट, इन सिंगल सम का एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख के ऊपर चला गया तो टीडीएस प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। यस, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को यूज किया है, फॉर एग्जांपल मुझे अपना घर बनाना है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया कि मुझे घर बना के दो, इन दैट केस यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पर्सनल पर्पस के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस डिडक्ट कब होगा? पर्सनल पर्पसेस के अलावा अगर कोई पर्पस के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पे कोई चीज दी है, क्या आप ये मुझे करके दो, और कॉन्ट्रैक्टर को आप सिंगल पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट एक्सीड हो जाए 30,000, या फिर सिंगल पेमेंट तो 30,000 के नीचे है बट इनका एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर चला गया, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सर टीडीएस कितना डिडक्ट करेंगे? 1% ऑफ सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पे इज इंडिविजुअल एचयूएफ। जिसको पेमेंट कर रहे हो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, इन दैट केस 1% का टीडीएस कटेगा। और अगर पेई यानी वो कॉन्ट्रैक्टर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ध्यान रहे कि आप किसको पे कर रहे हो। अगर पे कर रहे हो वो पर्सन जिसको आप पे कर रहे हो वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। गॉट द पॉइंट? यस। यहाँ पे इसके अंदर बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। यस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की केस में। तो जो भी यहाँ पे डेफिनेशन दी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की वही उसमें आएगी, और जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे उस पे ही 194 सी लगेगा। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है उसमें 194 सी नहीं लगता। ठीक है,
यहाँ पे भी देखो बेटा, इंडिविजुअल एचयूएफ हुज ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़। इसका मतलब ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 1 करोड़ से कम है इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख या उससे कम है इन केस ऑफ प्रोफेशन, उसको यहां से भी एक्सक्लूड किया गया है, उसको यहां से भी एक्सक्लूड किया गया है। अब तक पेई की डेफिनेशन से ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को जिसको 44A भी लागू नहीं होता उसको एक्सक्लूड किया है, 44A भी लागू नहीं होता उसको एक्सक्लूड किया गया है 194A से और 194C से। ये दोनों सेक्शंस में उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, बताऊंगा क्यों एक्सक्लूड किया गया है बाद में। यस, सो यहाँ पे देखो बेटा, पेयर की डेफिनेशन में कौन आ रहा है इन केस ऑफ 194C, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, यस, established under central or state provincial act, declared university under the UGC act, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज, इंडिविजुअल एचयूएफ जो 44AB में ऑडिट करवाने के लिए मजबूर है क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ या 50 लाख की लिमिट को क्रॉस किया है। वो ये लोग जो है ना, ये पेयर की डेफिनेशन में आते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ेगा, इनको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करके देना पड़ेगा। गॉट अ पॉइंट? यस। आफ्टर दैट 194D, द इंश्योरेंस कमीशन। सर इंश्योरेंस कमीशन, एजेंट को जब इंश्योरेंस कमीशन आपको पे करना है ना, देखो क्या उसका कमीशन 15,000 के ऊपर है, अगर कमीशन का वैल्यू 15,000 के ऊपर हो गया एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा @ 5% इफ द पे इज नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी है। लेकिन एजेंट जो है ना वो एक तरह की कंपनी है तो 10% का टीडीएस, पेई अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% का टीडीएस, पेई अगर नॉन कॉर्पोरेट एससीसी है तो 5% का टीडीएस। बात समझ में आई? यस। और ये कौन कट करेगा बेटा? वो पर्सन जो इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो पर्सन जो इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 2 रेट से, ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट 194D है। सर टीडीएस डिडक्ट कब करना पड़ता है इस केस में? एनी सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1010D। सर 1010D में क्या कंडीशंस है याद करो, 1010D में कंडीशन है ईयर वाइज। सर 1/4/2012 के पहले अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो ध्यान रहे आपका जो प्रीमियम है ना वो सम अश्योर्ड के 20% से ज्यादा ना हो। याद आया 80C में, याद आया 80C में ये कंडीशन, वो सम अश्योर्ड के 20% से ऊपर ना जाए, जाता है तो 80C में डिडक्शन सम अश्योर्ड के 20% तक के ही मिलेगा। बट एक और फटका लग जाएगा सर, अगर कुछ क्लेम मिला ना तो वो क्लेम यहाँ पे टीडीएस कट करके आएगा, वो क्लेम टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर कंपनी टीडीएस कट करके देगी। लेकिन अगर मेरा सम अश्योर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम सम अश्योर्ड के 20% या उससे नीचे है तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपने 1010D के कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, उस केस में जो आपका क्लेम होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? दूसरी चीज सर 1/4/2012 से लेके तो 31/2013 तक की बात अगर मैं करूँ तो सर अगर आप उस पीरियड की बात कर रहे हो तो उसमें रेट हो गया था 10%, और मैं अगर 1/4/2013 के बाद की बात करूँ तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड इन केस ऑफ नॉर्मल एसएससी, इन केस ऑफ एसएससी हु इज हैविंग 80% ऑफ डिसेबिलिटी लाइक दिस, उस केस में 15% ऑफ सम अश्योर्ड। बात समझ में आई? यस। और हम एक और चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग 80C, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो ये ध्यान रहे कि इंश्योरेंस प्रीमियम इन एग्रीगेट जब हम कैलकुलेट करते हैं वो लिमिट में हो, अगर वो लिमिट क्रॉस करेंगी तो आपको उसका जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगा, जो क्लेम मिलेगा ना वो भी टैक्सेबल होगा। बात समझ में आई? ये हमने सेक्शन नंबर 80C में देखा था, सेक्शन नंबर 80C में देखा था ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस। याद है पूरा प्रॉपर्ली आपको मैंने बताया था कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पॉलिसी के अंदर, एक पर्सन की 4 पॉलिसी है तो 4 पॉलिसी में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस पॉलिसी को मैं इस लिमिट में मानूं ताकि इसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स मेरे को ज्यादा टैक्सेबल ना हो।
यस और नो? सो दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे वही कहा गया है, अगर आप सेक्शन 1010D की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करोगे, इन दैट केस चेक करो क्या आपका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ क्लेम 1 लाख के ऊपर है इन फाइनेंशियल ईयर। अगर वो 1 लाख के ऊपर है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर वो एग्रीगेट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख या उसके ऊपर है तो टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज देयर इन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। देखो 1/10/2024 से रेट हो गई है 2% और इसके पहले रेट थी 5%। 1/10/2024 के बाद में अब रेट लगेगी 2%। यानी अगर आपका किसी भी तरह का सम अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको मिलता है आफ्टर दिस डेट तो 2% का टीडीएस कट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अगर आपको इसके पहले मिलता है तो 5% का टीडीएस कट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। व्हाट अ पॉइंट? यस, बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई। आफ्टर दैट 194G। सर 194G यानी क्या? कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। आप अगर लॉटरी टिकट्स बेच रहे हो और आपको कमीशन दिया जा रहा है, सर लॉटरी टिकट्स बेच रहे हैं तो हम कमीशन अर्न करेंगे, हमको कमीशन पे कौन करेगा? जो भी लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रहा है वो। यस, पर्सन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूनरेशन ऑन सच प्राइस। सो उस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आपका कमीशन का अमाउंट 15,000 से एक्सीड कर जाए तो। सो 15,000 से एक्सीड करेगा तो टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा सर? 30/9/2024 तक के 5% था, अब इसके बाद में होगा सर 2%। सो कमीशन अगर 15,000 से एक्सीड कर जाता है, यस, इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट होगा सर 2% से। टीडीएस डिडक्ट होगा सर 2% से। सेम इन द केस ऑफ 194H, कमीशन और ब्रोकरेज। मान लो आप है ना कमीशन और ब्रोकरेज इस नेचर का बिजनेस करते हो और आपका कमीशन का अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर एक पर्सन से 15,000 के ऊपर चला जाता है। इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट होता है एट द रेट 5%। बट ये 5% का रेट कब तक रहेगा? 30/9/2024 तक। सर 30/9/2024 के बाद में कितना रेट हो गया? 2%। कितना रेट हो गया? 2%। व्हाट अ पॉइंट? सो कुछ इस तरह से टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे सर, ये अदर देन वाला कॉलम यहाँ पे भी आ गया। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ whose total sale gross turnover receipts is less than equal to 1 crore in case of business and less than equal to 50 lakhs in case of profession during the immediately preceding financial year। इसका मतलब यहाँ लिख ही दो ना सर आप। सर यहाँ पे लिख ही दो ना। एक तो 194 ए में, एक 194 सी में, एक 194 एच में। हमने इन 3 सेक्शंस में अब तक देखा है कि ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसने अपना टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है या इन केस ऑफ प्रोफेशन लेस देन इक्वल टू 50 लैक्स है, ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ प्रोफेशन, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को पेयर की डेफिनेशन से बाहर किया है। यानी जब ये लोग इन सेक्शंस में आपको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि टीडीएस के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट आपने क्रॉस कर ली, बट पेयर की डेफिनेशन में ये कवर्ड ही नहीं है तो टीडीएस कैसे लागू होगा इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर? बात समझ में आई? बात समझ में आई? सो इस डायग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेंट की 194I। सर अब बात करते हैं हम रेंट की 194I। सर 194I के केस में अगर आप रेंट पे करोगे तो ध्यान रहे अगर टोटल अमाउंट ऑफ रेंट आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 के ऊपर पे कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यस, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सर यहाँ पे ये वापस आ गया, एनी पर्सन अदर देन एचयूएफ इंडिविजुअल विच हैविंग टोटल sales gross receipt less than equal to 1 crore or in case of business and 50 lakhs in case of profession in the immediately preceding financial year। वाह सर लिख दो ना, पहले बाद में एक्सप्लेन करना।
194 आए, ठीक है, 194 आए। सो इस केस में देखो, अगर आप रेंट पे कर रहे हो और जो आप रेंट पे कर रहे हो वो 2,40,000 के ऊपर चले जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी ली है और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप रेंट पे कर रहे हो, तो इन दैट केस प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट करो। या आपने लैंड और बिल्डिंग या समझो फर्नीचर फिटिंग्स ये सारी चीजें रेंट पे ली है, सो इन दैट केस 10% लगेगा। सो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट के केस में 2% का टीडीएस, बट अदर केसेस में 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? यस, इन दैट केस 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यस, बात समझ में आई? यस। सो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे 194 आई के केस में। कब करेंगे सर? जब आपका रेंट का अमाउंट 2,40,000 के ऊपर एक्सीड हो जाएगा और टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट 2%, इन केस ऑफ फर्नीचर लैंड और बिल्डिंग फिटिंग्स 10%। सर आपने यहाँ पे लिखा कि इन सब केसेस में अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या उसके नीचे इन केस ऑफ बिजनेस, या टर्नओवर 50 लाख या उसके नीचे इन केस ऑफ प्रोफेशन, इनको पेयर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब अगर ये लोग पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, इनको इन सेक्शन से बाहर निकाला तो जरूर है, इनको इन सेक्शन से बाहर निकाला तो जरूर है, लेकिन 194 आई के अंदर जो पेयर की डेफिनेशन में नहीं आते उनको 194 आई बी में कवर कर लिया। एक नया प्रोविजन लेके आ गए 194 आई बी। और देखो 194 आई बी के केस में, 194 आई बी के केस में पेयर की डेफिनेशन में कौन है? ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट्स 1 करोड़ या उससे कम है और 50 लाख या उससे कम है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ यहां पे दिए, ये इंडिविजुअल एचयूएफ को यहां पे कवर कर लिया। इसका मतलब ये सोच रहे थे हम तो बच गए, हमको टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब 194 आईबी में जो रेंट वाला प्रोविजन है इसका दूसरा सॉल्यूशन निकाला 194 आईबी और इन लोगों को यहां पे कवर कर लिया। सो 194 आईबी किसको लागू होगा? इन केस ऑफ individual HUF whose total turnover gross receipts are less than equal to 1 crore in case of business and less than equal to 50 lakhs in case of profession। तो इनको यहाँ पे कवर किया, ठीक है सर। बट इनको इस रेंट पे टीडीएस कब कट करना होगा? अगर इनका रेंट पर मंथ 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो, और पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 रुपए से ऊपर जाता है अगर रेंट, तो यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन से ट्रैक्ट हो गए और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 5% टिल 39/2024। इसके बाद में है 2%। सर इस डेट के बाद में टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 2%। बात समझ में आई क्या? यस, बताओ बेटा, बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई। सो दिस विल बी द केस। यहां पे एक छूट गया था बीच में, ये देख लेते हैं। आई ए, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्विजिशन, नहीं सॉरी नॉर्मल एक्विजिशन कंपल्सरी आगे आएगा 194 आई ए। नॉर्मली आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड आपने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है। मेरा घर था बिल्डिंग 3 फ्लोर का, मैंने बेच दी। चेक करो क्या आपने जब बेचा तो उसका कंसीडरेशन कितना था? क्या उसका कंसीडरेशन 50 लाख से ऊपर था? इसका मतलब आपने 50 लाख से ऊपर उसको बेचा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर आपका 50 लाख से ऊपर था। कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर आपका 50 लाख से ऊपर था। अगर 50 लाख के ऊपर चला गया तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको डिडक्ट करना पड़ेगा क्या? 1% ऑफ दैट कंसीडरेशन टीडीएस। जो भी सेल कंसीडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर है ना, उसका 1% एज ए टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा।
याद है हमने देखा था ना, ये सेक्शन नंबर 50C, सेक्शन नंबर 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। सो यहाँ पे भी वही प्रोविजन है, विच एवर इज हायर का ही आपको 1% डिडक्ट करना है। यस, सो इन दैट केस ये प्रोविजन लागू होगा। यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। कंपलसरी एक्विजिशन का अलग से कवर्ड है, वो यहाँ कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। कंपलसरी एक्विजिशन का अलग से कवर्ड है, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। ये देखो कंपलसरी एक्विजिशन का ये रहा, कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन। अगर कंपलसरी एक्विजिशन जब होता है और आपको कंपेंसेशन 2.5 लाख के ऊपर मिलता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, एंड इट विल डिडक्टेड एट द रेट 10%, ठीक है। इट विल बी डिडक्टेड एट द रेट 10%, ठीक है। चलो बढ़े आगे। देखो अब तक क्या क्या देखा, फटाफट से एक बार लिख देते हैं ना, क्या लगता है हमें टाइम नहीं लगेगा कुछ। 194, एक मिनट सर शुरुआत से लिखो। 192, 192A, 193, 194, 194A, जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा ब्लैक से, इसका मतलब उसके अंदर वो डेफिनेशन नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ, ग्रॉस टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस, 50 lakhs इन केस ऑफ प्रोफेशन, है ना, उनको उस डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। तो इसके लिए मैं वो यहां लिखूंगा, यस 194C, 194B, 194BA, 194BB, ठीक है। आफ्टर दैट 194D, 194DA इंश्योरेंस का था ही, 194G, 194H, yes 194H। आफ्टर दैट 194, अभी हमने जो देखा था आई, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। आफ्टर दैट 194IA, 194IB एंड 194LA। देखो इतने टीडीएस के सेक्शंस अभी तक के हमने देखे, ठीक है, इतने टीडीएस के सेक्शंस अभी तक हमने देखे। सो यहां तक कोई डाउट है बेटा? यस सो यहां तक कोई डाउट है? बताओ। यहां तक हमने देखे, जिसमें से जो है अंडरलाइन है ना, इसमें वो डेफिनेशन है, याद करो, ठीक है। और आगे उस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर विथ 194J, 194J। सर अब हम इधर यहां बात जो कर रहे हैं ना, वो प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे किसी को फीस मिल रही है ना, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलती है, हम इनकी बात कर। अगर इन लोगों को रेम्यूनरेशन या फीस मिलती है और वो रेम्यूनरेशन और फीस इन अ फाइनेंशियल ईयर 30,000 के ऊपर अगर है, इन अ फाइनेंशियल ईयर 30,000 के ऊपर अगर है, सो इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट होगा। यस टीडीएस डिडक्ट होगा सर, टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन ये 30,000 की लिमिट इन केस ऑफ डायरेक्टर अप्लीकेबल नहीं है। सो डायरेक्टर का तो 1 रुपए से भी पेमेंट अगर करो ना तो उसमें भी टीडीएस कटेगा। यहाँ पे डायरेक्टर के अलावा जो भी हमने देखे ना फीस, उन सब पे 30,000 का लिमिट है। अगर 30,000 के ऊपर ये फीस और पेमेंट जाएगा तो टोटल अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। सर कितना टीडीएस कटेगा? 2% इन केस ऑफ पे एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, 2% इन केस ऑफ एफटीएस यानी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी where such royalties in the nature of consideration for sale, distribution, exhibition of cinematographic films, और other payments के केस में 10%। सर 2% in case of pays engaged in the profession of say business of operation of call centers, 2% in case of FTS और रॉयल्टी। रॉयल्टी किसके लिए दी जा रही है? सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के एग्जीबिशंस के लिए। और अदर केसेस में 10%। जैसे मेरा केस ले लो, मैं अगर कहीं जाता हूँ और वहाँ पे फीस चार्ज करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 10% टीडीएस डिडक्ट करके देंगे। सर टीडीएस डिडक्ट करके कौन देगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। However, in case of FPS, FTS paid credited individual HF whose total turnover gross receipt is
ग्रेटर देन 1 करोड़ और 50 lakhs एज द केस में भी, वो यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब सर यहाँ पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या किया गया है, देखो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है इन केस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन 50 लाख से कम है, उसको एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया। सो इन दिस केस टीडीएस लगेगा। और जब आप पेमेंट करोगे, जब आप सामने वाले को पेमेंट करोगे, तब आप टीडीएस कट करके उस पेमेंट को देना। यस, तब आपको टीडीएस कट करके देना होगा। एक सेकेंड। हाँ, यस बेटा, डन। सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग अदर थिंग्स, जैसे कि 194K इनकम फ्रॉम यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स। सर कुछ यूनिट्स है जो कैपिटल गेन्स में कवर्ड नहीं होते, उनसे आपको कोई इनकम हो रही है तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर एग्रीगेट अमाउंट 5000 के ऊपर है इन अ प्रीवियस ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर, तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा, 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। यस, ये हो गया सर एलए कंप्लीट। अब आगे 194M। देखो सीधी सीधी बात है सर, यहां पे इन केस ऑफ 194C, 194H और 194J, ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है, या इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख या उससे कम है, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ को हमने डेफिनेशन से बाहर किया था। इसका मतलब ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर पेमेंट करेगा, अगर पेमेंट करेगा तो हमें टीडीएस के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन सर एक चीज देखो ना, ये 194A के अंदर जो लोग बच गए थे उनको 194IB में कवर कर लिया अलग से, यहां पे अलग से प्रोविजन निकाल दिया 194IB। तो क्या इनका प्रोविजन नहीं निकाला होगा? बिल्कुल निकाला होगा। जब मैं बात करता हूं 194C, H और J, इनको कवर किया है 194M में। जब मैं बात करता हूं C, H और J, इनको कवर किया है 194M में। सो इनका सॉल्यूशन निकालना 194M। 194A में कोई सॉल्यूशन नहीं निकला अब तक के, लेकिन इन सेक्शंस का सॉल्यूशन निकाला। और ऐसे ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो इन सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट करने से बच गए थे, उनको यहाँ पे 194M में कवर किया है। सो वही हम पढ़ रहे बेटा, है वही हम पढ़ रहे 194M। 194M, यहाँ पे हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? देखो 194C, H और J, ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनको 194C, H और J में टीडीएस डिडक्ट करने का प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, हम उनकी यहाँ बात कर रहे हैं। उनको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर इन अ फाइनेंशियल ईयर अमाउंट 50 लाख से ऊपर एक्सीड हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ऊपर का पेमेंट मिल गया, या कमीशन और ब्रोकरेज के केस में 50 लाख से ऊपर कमीशन ब्रोकरेज जा रहा है, या इन केस ऑफ प्रोफेशन फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इनको 50 लाख से ऊपर का पेमेंट मिल रहा है, इन दैट केस टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 5%, एट द रेट 5% टिल 30/9/2024। उसके बाद में 2%, उसके बाद में 2%। देखो अब तक जो भी हम यहाँ पे लिमिट्स देख रहे हैं ना, दिस आर थ्रेशोल्ड लिमिट्स। क्रॉस करने के बाद टोटल अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इससे ऊपर जितना हिस्सा जाएगा वो, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा अभी तक बोला नहीं। एक ही सेक्शन है जहां बोला गया है वहां मैं बताऊंगा, बट अब तक जितने भी प्रोविजन हमने देखे ना, इन केस में, सब केसेस में टोटल अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा, टोटल अमाउंट। यस, आगे बढ़े। अब तक कोई डाउट है तो बोलो। यस, अब तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर 194N की। अब बात करते हैं सर हम 194N की। इन केस ऑफ 194N बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल, यानी बैंक में जाके जब आप कैश विड्रॉल करोगे तो बैंक वाले टीडीएस कट करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सही बात कर रहा हूं। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स में जाते हो, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, उस बैंक्स में जाते हो तो 3 करोड़ का लिमिट है। 3 करोड़ के ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो टीडीएस कट होगा। अगर आप अदर बैंक्स में जाते हो तो 1 करोड़ का लिमिट है।
अगर अदर बैंक्स में आपने 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल किया है तो नेट केस टीडीएस कट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, टीडीएस कौन कट करेगा? जो बैंक है, वो जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, या पोस्ट ऑफिस, लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट। सो इस केस में सर, इस केस में टीडीएस कितना कटेगा? ध्यान से देखो, 2% ऑफ सच सम इन केस द रेसिपिएंट हैज नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ऑल। देखो पहला तो ये हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 है, नीचे पॉइंट नंबर 2 है। सर नॉर्मल केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट कर दो, विड्रॉल के टाइम पे 2% का टीडीएस डिडक्ट कर दो। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअसली 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अगर आपने कंटिन्यूअस 3 ईयर्स के अंदर सॉरी 3 कंटिन्यूअस प्रीवियस ईयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, बराबर, तो क्या करूं सर? तो अब आपको 20 लाख के ऊपर 2% लगेगा और 1 करोड़ के ऊपर, या एज द केस में भी 3 करोड़ के ऊपर 5% लगेगा टीडीएस। सर मतलब देखो, लिमिट कितनी थी? 1 करोड़ की या 3 करोड़ की? सर 1 करोड़ की लिमिट, एक काम तो इसको कम कर देता हूं, 1 करोड़ का लिमिट, ठीक है, इन केस ऑफ अदर, और कोऑपरेटिव बैंक के केस में 3 करोड़ का लिमिट। इस लिमिट तक के टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे थे क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअस 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो अब आपको क्या होगा? देखो नॉर्मल केस में इन पे टीडीएस लग रहा था क्रॉस करने के बाद 2%, यस, क्रॉस करने के बाद 2%, ठीक है, अगर क्रॉस कर लिया तो 2%। अब देखो कितना लगेगा? अब सर 20 लाख से लेके तो 1 करोड़ तक, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं सर, 20 लाख से लेके तो 1 करोड़ तक, और 20 लाख से लेके तो 3 करोड़ तक, ठीक है सर। 20 लाख से लेके तो 1 करोड़ तक 2% लगेगा, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो 2% लगेगा। लेकिन 1 करोड़ के ऊपर 5% लगेगा, 3 करोड़ के ऊपर 5% लगेगा। यानी जहां पे टोटल एक्सीड होने के बाद में 2% लगता था, वहां पे अब टोटल एक्सीड होने के बाद में 5% लगेगा, 5% लगेगा, और इसके नीचे के भी अमाउंट पे 2% लगेगा। सोचो कितना टीडीएस कटेगा। अगर आपने प्रीवियस 3 इयर्स के रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सिर्फ 2%, वो भी ये लिमिट्स क्रॉस करोगे तो। बात समझ में आई? यस, बोलो, बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट आपको समझा यहाँ पे प्रॉपरली? यस। So this is the case. After that 194P regarded with pension. Regarded with pension, अगर आपको पेंशन मिल रहा है, यस, तो पेंशन के ऊपर टीडीएस कटता है। जो आपको पेंशन पे कर रहा है, ठीक है, जो भी पेंशन पे कर रहा है, अगर आपका टोटल अमाउंट ऑफ टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 3 लाख और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, इसको क्रॉस करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट्स इन फोर्स। इसका मतलब देखो एकदम सिंपल बताओ, क्या जब आपको सैलरी मिल रही है तो 192 एप्लीकेबल है, जब पेंशन मिल रहा है तो 194P एप्लीकेबल है, बाकी प्रोविजन सेम। कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है, कौन कट करेगा, किसका कट होगा, कितने रेट से कट होगा, सब सेम। जाके पढ़ लो 192, जाके पढ़ लो 192। जब मैं बात कर रहा हूं सैलरी की तो लगता है 192, लेकिन जब बात करता हूं पेंशन की तब लगता है 194P। बात समझ में? यस। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट 2 सेक्शन है, देखो 194Q की अगर मैं बात करूं, सो इन दैट केस अगर आप कोई गुड्स परचेस करने जा रहे हो, और जब आप गुड्स परचेस करने जा रहे हो उस समय वैल्यू 50 लाख से ऊपर है उन गुड्स की, तो जब आप पेमेंट करोगे सामने वाले को तो आपको उस पर टीडीएस कट करके देना है एट द रेट 0.1%
ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 lakhs। ये वो सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। इतने सेक्शन में से यही एक सेक्शन कहता है कि 50 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे टीडीएस कट करो, और बाकी सब प्रोविजन क्या कहते हैं, अगर एक्सीड भी कर लिया ना तो पूरी अमाउंट पे टीडीएस कट करो। और यहाँ पे टीडीएस की रेट देखो कितनी है, 0.1% ऑफ सम एक्सीडिंग 50 lakhs। बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर कौन होगा, ऐसा बायर जिसका टोटल सेल्स ग्रॉस एसेट टर्नओवर इन बिजनेस 10 करोड़ के ऊपर है। यस, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। यस, फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स जो परचेस कर रहा है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सम ऑन परचेस। जो बायर है, बायर खरीदने वाला, उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो वो पेयर यहाँ पे इंक्लूडेड है, तभी टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया, अदरवाइज नहीं। इन द लास्ट वन 194 आर एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ परक्यूसिट्स। एक सेकेंड चार्जिंग लगा देता हूं। यस बेटा, कंटिन्यू करता हूं। यस, सो यहाँ पे 194 आर उन्हीं को, यस उन्हीं को लागू होता है जिनको किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता है बाय वे ऑफ परक्यूसिट्स, वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। यस, किसी भी तरह का मिल रहा है, वेदर इन कैश और काइंड। इन केस उनका वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20,000 के ऊपर जाता है, तो उस केस में टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, और टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, लगेगा टीडीएस एट द रेट 10% ऑफ दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या उसके नीचे है इन केस ऑफ बिजनेस, और प्रोफेशन की केस में 50 लाख। सर फिर ऊपर जाके लिखो ना, एक और पर्सन यहां पे आ गया है 194 आर। ये मैं लिखता हूं पहले 194 आई, 194 आर, ठीक है, बात समझ में आई? तो इन सब के अंदर ये पेयर की डेफिनेशन में नहीं आते, बट इन चारों सेक्शंस को तो स्पेसिफिकली कवर किया है, बट इसको और इसको अलग से कवर नहीं किया है, इसको और इसको अलग से कवर नहीं किया है। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आई? यस, यस सर, इस तरह से हमारा टीडीएस वाला पोर्शन फटाफट से समाप्त हो गया। क्या याद रखना है, सेक्शन टीडीएस किसके लिए दिया है, लिमिट, पेयर पे कौन, और रेट कितना, और टाइम ऑफ डिडक्शन। बात समझ में आई? यस, अभी भी अगर डाउनलोड नहीं किया होगा तो शिक्षाद्वार.com पे जाओ, नॉलेज बैंक के टैब में ये पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करो, ठीक है, और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज ऑल द केस, दिस इज ऑल द केस। अब देखो 206 डबल ए क्या कहता है, 206 डबल ए कहता है कि पेन बताओ भाई, पेन जो डिडक्टी है, यस उसको पेन देना पड़ेगा, रिक्वायर्स फर्निशिंग पेन बाय द डिडक्टी टू द डिडक्टर। अगर 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 पेन नहीं है तो आपको हाईएस्ट रेट लगेगी। सर हायर ऑफ व्हाट, रेट प्रिस्क्राइब, रेट इन फोर्स एंड 20%, बराबर। और 194 क्यू के केस में ये 20% नहीं 5%। सो इनमें से जो भी हायर रेट होगा ना वो आपको लगेगा, इनमें से जो भी हायर रेट होगा ना वो आपको लगेगा, अगर आप पेन नहीं फर्निश करोगे तो, अगर आप पेन फर्निश नहीं करोगे तो। बात समझ में आएगी? यस, बात समझ में आई? यही चीज मैंने आप ये बोली बेटा, 206 डबल ए रिपीट हो गया वो, ठीक है।
यहाँ पे वो 206 रिपीट हो गया है। यस, अब देखो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है पहले तो। सर स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? जो व्यक्ति हमें, यस, जो व्यक्ति हमें रिटर्न फाइल नहीं करके दे रहा है। पर्सन हु हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर relevant to that previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing return of income has been expired, and the aggregate of tax amount deducted or collected in this case is 50,000 rupees or more in the said previous year। देखो जिसके लिए टीडीएस के प्रोविजंस में टीडीएस का जो से फॉर एग्जांपल आपने पहली बात तो रिटर्न फाइल नहीं किया है, और दूसरी चीज ड्यू डेट एक्सपायर हो गई फिर भी फाइल नहीं किया है, और इन केस आपका टीडीएस या टीसीएस अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है इन दैट सेड प्रीवियस ईयर, बात समझ नहीं, तो उस केस में या उस केस में, ठीक है, उस केस में सर क्या होगा, उस केस में आपको डबल जो भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में रेट दिए ना, 5%, 2%, 10%, 1%, उसका डबल आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा, हायर ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है, 5% और ट्वाइस द रेट, 5% और ट्वाइस द रेट, अच्छा समझ में, 5% या ट्वाइस द रेट विच एवर इज हाइयर, इतना आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। गॉट अ पॉइंट? यस। या ऐसा नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में कोई परमानेंट स्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसको हम इस रिक्वायरमेंट से बाहर करेंगे। यस, ये चीज भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीडीएस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एडवांस टैक्स। अब हमारे सर किसकी तरफ? एडवांस टैक्स की तरफ। अब एडवांस टैक्स का क्वेश्चन अब आता है ना, इसमें दो ही चीज कैलकुलेट करनी होती है, एक तो इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंटरेस्ट, एक तो इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंटरेस्ट, ये दो ही चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप देखो कैसे इसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं। यस, कैसे इसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं। यस, अभी मैं लेता हूं बेटा एक 5 मिनट का ब्रेक, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विद द एडवांस टैक्स, ठीक है।
हेलो, यस, सो लेट अस कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम बात करेंगे सर एडवांस टैक्स की, यानी टैक्स को असेसमेंट ईयर में पे करने से अच्छा है पहले ही पे कर दो, प्रीवियस ईयर में हमें दे दो ना, कोई इशू नहीं। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? अभी तो प्रीवियस ईयर खत्म ही नहीं हुआ है, 31 मार्च आई नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा बैलेंस शीट पीएनएल में हमारे क्या अकाउंट है क्या नहीं है, सर क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। क्या करें सर हम कैसे पहले टैक्स दे दें? कल को हमने ज्यादा दे दिया तो, यस, और कल को आपको कम चला गया तो इसमें गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, घबराओ मत ना, आप हमें एडवांस टैक्स दे दो, और जब अगले साल आप रिटर्न भरने जाओगे उस वक्त इस एडवांस टैक्स का आप डिडक्शन ले लेना, कम होगा तो हमें ज्यादा पे कर देना, और ज्यादा पे कर लिया है तो हम आपको रिफंड कर देंगे। बात सुन नहीं? तो ये एडवांस टैक्स के प्रोविजन कब लागू होते हैं? यस, कब लागू होते हैं? जब जब आपका, यस ये रहा, जब आपका इन द फाइनेंशियल ईयर इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 रुपीज और मोर। जब आपका टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है, जब आपका टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस आपको कंपल्सरीली एडवांस टैक्स भरना होगा। बड़ी एडवांस टैक्स का प्रोविजन कब लागू नहीं होगा? ऐसे इंडिविजुअल रेसिडेंट को जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और जिसका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीबी नहीं है, जिसका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीबी नहीं है, जो सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, उन लोगों को एडवांस टैक्स का प्रोविजन लागू नहीं होगा, चाहे वो 10,000 के ऊपर भी उनका टैक्स पेबल क्यों ना चल जाए। ध्यान रखो बेटा, मैं टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे टैक्स पेबल की बात कर रहा हूं। टैक्स पेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर बाय द एसएससी अगर 10,000 से या उससे ऊपर हो जाता है तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। सर एडवांस टैक्स कैसे भरेंगे हम? सो एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट्स अदर देन एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी और एडीए, इनकी बात नहीं कर रहे हम, इनके अलावा जो नॉर्मल प्रोविजंस में टैक्स पे करने वाले हैं, आइदर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, उनको कुछ इस तरह से एडवांस टैक्स भरना होगा। सर कैसे इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट, 1, 2, 3 एंड 4। सर पहला इंस्टॉलमेंट होगा 15 जुलाई या उसके पहले, आपको एडवांस टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द लास्ट ईयर आपने क्या पे किया था, उसके अंदाज में आप कैलकुलेट करो एडवांस टैक्स को। कैलकुलेट करके आप क्या करोगे? पहला इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 जून, यानी 15 जून या उससे पहले पहले आपको 15% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पे करना होगा। कम से कम इतना तो पे करना होगा भैया, यस, कम से कम 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी होगी। बात करूं अगर मैं सेकेंड क्वार्टर की, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, टोटल में हमारे पास में 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पहुंच जानी चाहिए। सर इसका मतलब टोटल में 45%, यानी हम 15% एक्चुअली भर चुके हैं, इसके अलावा आप क्या बोल रहे हो टोटल में 45%, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना भरना है? 30%, क्योंकि 45 में से 15 तो ऑलरेडी भर चुके हैं। बात समझ में? सर जब मैं बात करूं तीसरे क्वार्टर की, ऑन और बिफोर दिसंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, हमारे पास 75% ऑफ द टोटल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी पहुंच जाना चाहिए। बात सुन में? और सर इस 75% में से ऑलरेडी हम 45% इन टोटल भर चुके हैं। बात समझ में आई? हम ऑलरेडी भर चुके हैं, और 15 मार्च तक के हमें पूरा अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ पे सर हम इंस्टॉलमेंट में आपको भार देंगे एडवांस टैक्स हमारे तक पहुंचाने की। ऐसा नहीं है पूरा एक बार में दे दो, इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको बोलेंगे कि हमारे तक एडवांस टैक्स पहुंचा दो। सर ये कब होगा? जब प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट नहीं कर रहे हो। अगर प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट करोगे तो एक ही इंस्टॉलमेंट होगा, दैट इज ये रहा, दैट इज ऑन और बिफोर
15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी मार्च तक के आपको देना होगा एक ही इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन अगर प्रिजम्पटिव के अलावा हो गए तो 4 इंस्टॉलमेंट देने होंगे। बात समझ में? सर मान लो मैं एडवांस टैक्स नहीं भरूंगा, जाओ कर लो जो कर सकते हो कर लो, मैं एडवांस टैक्स नहीं भरूंगा। आपने क्या बोला? एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो मेरा एडवांस टैक्स अगर निकल रहा है 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब पहला क्वार्टर आप बोलोगे 15,000 भरो, दूसरा क्वार्टर टोटल में 15,000 नहीं 45,000 आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें से हम ऑलरेडी 15,000 भर चुके हैं। यानी सर पहले क्वार्टर में अगर 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 हमारा एडवांस टैक्स लायबिलिटी 1 लाख है, तो पहले क्वार्टर में 15,000, दूसरे क्वार्टर में भरूंगा 30,000। क्यों सर? ऑलरेडी 15 भर चुका हूं, तो 15 + 30 कितना हो जाएगा? 45। तीसरे क्वार्टर में वापस 30,000 भरूंगा। क्यों सर? ऑलरेडी मैं 75,000 में से 45,000 यानी 45,000 भर चुका हूं, तो बचा कितना? 30। और बच गया जितना अमाउंट वो मेरा आ जाएगा इन दी लास्ट इंस्टॉलमेंट। इन दी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो भी बच गया वो, ठीक है, आई थिंक 25,000, ठीक है, 25,000। सो दिस इज द केस, दिस इज द केस। कुछ इस तरह से आप भरोगे, लेकिन आप कहते हो मैं नहीं भरूंगा, आप कहते हो मैं नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगा, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट दो, भरना तो पड़ेगा। नहीं भरोगे तो हम आपसे लेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। क्यों नहीं पे किया आपने एडवांस टैक्स? नहीं पे किया तो 234B के अंदर आपको इंटरेस्ट भरना होगा। सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? यस, इंटरेस्ट कब लगेगा पहले तो समझ लो। इंटरेस्ट 234B में कब लगेगा? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ अमाउंट ऑफ लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। जो एसेस टैक्स है उसका 90% से कम अमाउंट आपने एज एडवांस टैक्स भरा है या एडवांस टैक्स भरा ही नहीं है, तो उस केस में हम लगाएंगे 234B में इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ। कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद से 1 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाएगा अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143 वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड अप टू द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। फिर सर 1 अप्रैल से लेके तो इंटरेस्ट कब तक भरना पड़ेगा? जब तक कि आपका असेसमेंट नहीं हो जाता, अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम या फिर रेगुलर असेसमेंट नहीं हो जाता। सोचो कितना इंटरेस्ट लगेगा। यस, एक चीज और, सच इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी एसेस टैक्स एंड एडवांस टैक्स पेड। सर पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे हम, आपने जितना पे कर दिया है ना, जितना पे कर दिया है वो छोड़ो, जितना कम पे किया है ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जितना आपने कम पे किया है ना उतना ही उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मान लो आपका एसेस टैक्स था ₹1 लाख, पर आपने एडवांस टैक्स पे किया है 20,000, तो हम कितने पे इंटरेस्ट लगाएंगे? 80,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। कब से कब तक? 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद टू द डेट जब तक कि आपका टोटल इनकम कंप्लीट नहीं हो जाता या आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक लगेगा सर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। बराबर सर। एसेस टैक्स यानी एसेस टैक्स मीन द टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) less TDS TCS or any relief under section 89, any tax credit allowed to be set off with the provision of section 115 JD, ठीक है, जो भी होगा वो, और 115 BSC ऑप्ट कर रहे हो तो वो, ठीक है। when the self assessed tax is paid by SSC under section 140A or otherwise, interest shall be calculated of the date of payment of such tax, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप जब तक के टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट करके पे नहीं कर देते ना, रिटर्न फाइल नहीं कर देते ना, तब तक हम आपको टैक्स लगाएंगे, ठीक है। यस, ओके, ये हो गया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। यस,
ये हो गया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। नाउ देयर इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सर हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, उस पर आपने इंटरेस्ट लगाया, लेकिन हमने तो इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किया, तो लगाओ इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट। ये जो डेफरमेंट है ना, यानी इंस्टॉलमेंट, आपने जो इंस्टॉलमेंट मिस किए ना, वो हर इंस्टॉलमेंट पे अब आपको टीडीएस एडवांस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? यस सर, कैसे कैसे लगेगा इंटरेस्ट? देखो, इंटरेस्ट विल बी 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ, जितना आपने नहीं भरा या कम भरा है उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। देखो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो सर पहला इंस्टॉलमेंट क्या था, 15 जून। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या था, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। सर ये था इंस्टॉलमेंट, ये था इंस्टॉलमेंट। अब देखो मैंने ना इंस्टॉलमेंट भरा ही नहीं। जब आप एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेंगे दो रूप से, एक 234B, एक 234C। सर 234 का इंटरेस्ट कब से लगता है? फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से टैक्स लगेगा, और 234C के अंदर टैक्स इंटरेस्ट लगेगा, और 234C के अंदर आपको इंटरेस्ट लगता है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। पहली इंस्टॉलमेंट आपने नहीं भरी, यस, जो भी अमाउंट होगी, अमाउंट नॉट पेड और शॉर्ट पेड, या जो भी आपने कम भरा है, इंस्टॉलमेंट भरा है लेकिन कम भरा है, उस अमाउंट के ऊपर लगेगा 1% अप टू 3 मंथ्स। सर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, यस, ये बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अगर आपने पहले पे कर दिया तो ये 3 मंथ्स कन्वर्ट हो जाएगा 1 मंथ या 2 मंथ, एज द केस में। हम आपकी राह देखेंगे, कब तक राह देखेंगे? 15 जून तक। 15 जून तक के अगर आपने पे नहीं किया ना, उसके बाद में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। मान लो आपने जुलाई में पे कर दिया तो यहाँ पे 1 मंथ, लेकिन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं ना, आपने जून जुलाई अगस्त पे नहीं किया, पूरा क्वार्टर चलेगा, ठीक है, तो उस क्वार्टर में कितना अमाउंट बोला था? 15%। मैं ये अमाउंट जो है ना, ये 15% की बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे केस में अगेन द सेम, दूसरे केस में सर अगेन द सेम, दूसरे केस में भी सेम। मेरे भाई कॉपी हो जाए यार, यस सर, दूसरे केस में भी सेम, हमें यहां पे लगेगा इंटरेस्ट, हमें यहां पे लगेगा इंटरेस्ट। हम आपकी राह देख रहे थे सर, कब तक राह देख रहे थे? हम राह देख रहे थे 15 सितंबर तक, लेकिन आपने तब तक के इंस्टॉलमेंट भरा ही नहीं, तो उसके बाद में हम ये सोचेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट भरने ही नहीं वाले, और अगर आपने भरा ही नहीं तो पूरे 3 महीने आपको टोटल 45% की जो अमाउंट है ना, या जितनी आपने इस अमाउंट से कम भरी है उसके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ का इंटरेस्ट लगेगा अप टू 3 मंथ्स। बात समझ में आई? यस। अगेन यहां पे देखो, अगेन यहां पे देखो, जब मैं बात करूंगा दिसंबर की, यस, जब मैं बात करूंगा दिसंबर की, ओ सर पी भी नीचे आ गया ना, जब मैं बात करूंगा दिसंबर की, सो दिसंबर के केस में भी बेटा यहां पे 75% तक का अमाउंट पहुंच जाना चाहिए था। आपने पहुंचाया क्या? नहीं, नहीं पहुंचाया है, कम पहुंचाया है, तो जितना 75% से कम पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया तो पूरा 75% की अमाउंट पे लगेगा
टैक्स एट द रेट 1% 3 महीने के लिए। अगर आपने पूरे क्वार्टर में टैक्स आपने पूरे क्वार्टर में वो इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया है तो, क्योंकि इंटरेस्ट कब से लगेगा, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का लगेगा सर इंटरेस्ट। ठीक है, अब मानते हैं हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं सर। यहाँ पे 15 मार्च तक आपने इंस्टॉलमेंट पे कर देना चाहिए था बट नहीं किया। यस, यहाँ पे अपने 100% ऑफ द अमाउंट पे करने की बात हुई थी इस तारीख तक, बट आपने नहीं किया, तो हम सिर्फ 1 महीने का ही यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे। हम सिर्फ बेटा 1 महीने का ही यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे। क्यों सर? हमने कब तक राह देखी थी? देखो कब तक हमने राह देखी थी, 15 मार्च तक। 15 मार्च सर, 15 दिन में तो मैं पूरा साल खत्म हो जाएगा, यानी ये इंस्टॉलमेंट का पूरा साल से कंपेयर करूं तो 1 महीने का ही टाइम पीरियड होगा ना। तो यहाँ पे इस 100% अमाउंट के ऊपर 1 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, वो भी मार्च महीने का इंटरेस्ट। बात समझ में आई? यस, अमाउंट पेड और शॉर्ट पेड। ठीक है, सो इस तरह से अंडर सेक्शन 234C आपको लगता है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ दैट पोर्शन ऑफ एडवांस टैक्स विच इज नॉट पेड इन द डेफर्डमेंट, इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए तब की बात कर रहा हूं। और 234 तो पूरे ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देता है, यानी फाइनेंशियल ईयर तक का हिसाब किताब 234C देखेगा, बट फाइनेंशियल ईयर के बाद में हिसाब किताब 234B देखेगा। बात समझ में आई क्या? यस, फाइनेंशियल ईयर तक के हिसाब किताब 234C देखेगा, उसके बाद में हिसाब किताब 234B देखेगा। गॉट अ पॉइंट? यस, गॉट अ पॉइंट। सो ये बेटा रिगार्डिंग एडवांस टैक्स। ठीक है, रिगार्डिंग एडवांस टैक्स। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इन द केस ऑफ टीडीएस भी लगता है, वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इन द केस ऑफ टीडीएस भी लगता है, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे लगता है, क्या लगता है, कब लगता है। यहां तक समझ में आया बेटा? यस, बाकी इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे। ये हो गया 234C, ये हो गया 234C। सर एक चीज हमें कंफ्यूज कर रही है, मान लो हुआ क्या था, हमने टीडीएस तो सॉरी एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था इस साल में है ना मैं प्रॉपर्टी बेच दूं, या मुझे पता नहीं था इस साल मेरी लॉटरी लग जाएगी। अब पहला क्वार्टर गया, दूसरा क्वार्टर गया, तीसरा क्वार्टर चला गया, सर चौथे क्वार्टर में मेरी लॉटरी लग गई। अब ये चीज क्या मुझे पहले पता थी? नहीं, मैंने टैक्स भी, एडवांस टैक्स भी कैसे कैलकुलेट किया था, एक अंदाज से कैलकुलेट किया था, बट अब लॉटरी लगने के बाद क्या मेरा एडवांस टैक्स का वैल्यू ही बदल जाएगा? यस। क्या मेरा एसेस टैक्स का वैल्यू ही बदल जाएगा? यस। तो क्या सर मुझे पूरे इंस्टॉलमेंट के अंदर इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234C? नहीं, 234C कहता है इन केसेस के अंदर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम आपका एडवांस टैक्स कम है, आपने कम भरा एज कंपेयर्ड विद दी एसेस टैक्स, और कारण ये लोग हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स या इन द नेचर ऑफ इनकम जो आपकी लॉटरी लगने से आपको हुई, यस, या ड्यूरिंग द प्रोफेशन और बिजनेस आपको कोई इनकम एकदम से मिल जाती है, इन दैट केसेस 234C का इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। इन दैट केस 234 का C का इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। बात समझ में आई? एडवांस टैक्स खत्म। टीसीएस, सर पेमेंट लेते वक्त उससे टैक्स कलेक्ट करो, पेमेंट लेते वक्त उससे टैक्स कलेक्ट करो। अब ये टीसीएस कलेक्ट किस सेक्शन में होता है? 206C, ऑन द केस ऑफ सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। अब देखो कब कब होता है, नेचर ऑफ गुड्स, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तब टीसीएस लगता है 1% का। आफ्टर दैट इन केस ऑफ टेंडू लीव्स टीसीएस लगता है सर 5% का। इन केस ऑफ टेंडू लीव्स टीसीएस लगता है 5% का। दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट लीज टीसीएस लगता है 2.5% का। आफ्टर दैट अलग अलग प्रोडक्ट से स्क्रैप की बात करूं तो 1%, मिनरल्स, कोल्स, इनकी बात करूं तो 1%। सर टीसीएस यानी क्या?
जब आप पेमेंट कलेक्ट करोगे किसी, जब आप पेमेंट कलेक्ट करोगे ना किसी से, तब उससे ज्यादा अमाउंट, मान लो वो 1%, सॉरी 1 लाख देने वाले, तो आप उसे 1,01,000 रुपए, तो आप उसे 1,01,000 रुपए लो। अगर आपका टीसीएस 1% है तो, अगर आपका टीसीएस 1% हो तो उस केस में आप कितने पैसे लोगे सर उससे? 1,01,000 रुपए। और 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया है ना उससे आपने, वो हमें दो, हमें गवर्नमेंट को दो, वो हमें दो, हमें गवर्नमेंट को दो। गॉट अ पॉइंट? सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीसीएस की, कि जब हम किसी से पेमेंट लेते हैं तो उस समय टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं। जैसे कि सर देखो, टोल प्लाजा या पार्किंग लॉट में या माइनिंग और क्वेरी के अंदर जो पेमेंट की जाती है उसमें भी टीसीएस लगता है। सेल ऑफ मोटर व्हीकल वेयर वैल्यू इज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज, शोरूम में जाओ 10 लाख के ऊपर गाड़ी खरीदने की कोशिश करो, देखो क्या बोलेगा वो, टीसीएस लगेगा। वो वेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर आपको बोलेगा कि टीसीएस लगेगा। तो 10 लाख के ऊपर की गाड़ी अगर आप खरीदते हो तो उस केस में टीसीएस लगता है डायरेक्ट 1%, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप बात करोगे फॉरेन टूर पैकेजेस की, जैसे फॉरेन टूर आपको अगर घूमने जाना है तो उसके ऊपर भी टीसीएस लगता है। बट कैसे? अगर ओवरसीज टूर पैकेज है, ओवरसीज टूर पैकेज है तो उस केस में 7 लाख तक के 5% का टीसीएस लगेगा, पर 7 लाख के ऊपर 20% का टीसीएस लगेगा। बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई? ये हो गया सर व्हेन द अमाउंट इज फॉर परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। अगर ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम की बात करूं तो ये लगेगा सर। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं रेमिटेंस बाय द बायर ऑफ अमाउंट लेस देन 7 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस पर टीसीएस नहीं लगता। वेयर अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, सर मेडिकल और ट्रीटमेंट के लिए अगर आप अमाउंट दे रहे हो तो इन दैट केस 5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट टीसीएस कट करना पड़ेगा। यस, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs इज रेमिटेड बाय द बायर इन अ फाइनेंशियल ईयर, उस पर कोई लगता नहीं है। वेयर अमाउंट इज रेमिटेड, सर हर जगह रेमिटेड है। रेमिटेड का मतलब सर आप अमाउंट वापस दे रहे हो, उस बेचारे का खर्चा हो गया आप उसको वापस दे रहे हो। यस, मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा हो गया आप उसको वापस दे रहे हो। लेकिन ये बाहर हुआ, इंडिया के बाहर हुआ, तब की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वेयर अमाउंट इज रेमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन मेंशन्ड इन 3 अबाउ, ये दिख रहा है ना यहाँ पे 3 अबाउ, इन दैट केस 20%, अगर वैल्यू 7 लाख के ऊपर है तो, ठीक है। हमें इनमें से जो बात याद रखनी है वो ये है, अगर ओवरसीज पैकेज की अगर मैं बात करूं टूर प्रोग्राम्स की, तो उस केस में आपका टीसीएस लगेगा 5% 7 लाख रुपए तक के, और उसके ऊपर 20% लगेगा। 7 लाख के ऊपर 20% लगेगा। करके जाओ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पे क्वेश्चन इस बार आएगा। यस, सो दिस इज द केस ऑफ टीसीएस। यस, दिस इज द केस ऑफ टीसीएस। दिस इज द केस ऑफ टीसीएस। सर किस केसेस में टीसीएस नहीं लगता? अगर कोई डीलर है तो डीलर के केस में टीसीएस नहीं लगेगा। डीलर टू डीलर अगर आप माल बेच रहे हो तो इफ द बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, जिस पे टीडीएस लग गया उस पे टीसीएस नहीं लगेगा, जिस पे टीडीएस लग गया उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। और अगर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कोई अगर चीज बता दे तो उस पर भी टीसीएस मत लगाना, ठीक है। नाउ सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs 206C1H, अगर आप 50 लाख के ऊपर कभी गुड्स बेचते हो, तो जब बेचते हो ना तो जिसको बेचा ना उससे 0.1% ऑफ दैट सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 lakhs, याद करो कुछ देर पहले 194 क्यू में हमने देखा था, 194 क्यू में परचेस था कि अगर आप 50 लाख के ऊपर कोई गुड्स का परचेस कर रहे हो, सो इन दैट केस आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट का 0.1%। और यहाँ पे अगर आप बेचते हो तो टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 50 lakhs at the rate 0.1%। yes, at the rate 0.1% आपको यहाँ पे टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? yes, बात समझ में आई बेटा। और सेम प्रोविजन यहाँ पे, अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, पैन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको हायर रेट लग जाता, आइदर ट्वाइस और 5% और 20% विच एवर इज हायर। ये प्रोविजन आपको यहाँ पे बुला के, अगर पैन आधार नंबर नहीं है तो ठीक है, एक बार पढ़ लेना, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा एडवांस टैक्स टीसीएस टीडीएस भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा एडवांस टैक्स टीसीएस टीडीएस और टीडीएस भी कंप्लीट होता है बेटा।
यस यस। तो यहां पे हमने ये कंप्लीट किया बेटा, एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। अब हम प्रोविजंस वाला सेक्शन देख लेते हैं एक बार। देखो प्रोविजंस में हम रिटर्न फाइलिंग कब करना है, क्या करना है, ये देखें हम। सर इसकी तो हम बार बार से नाम सुन रहे थे, 139(1) याद है, पीजीबीपी में भी सुना, एफओएस में भी सुना, अभी और सुना था। सर एज पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) क्या है? सर 139(1) कहता है कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 139(1) कहता है कंपल्सरीली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी और फर्म हो तो इनकम जीरो भी है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 1 रुपया भी अगर आप कमा लोगे या लॉस भी है तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब ये इफ यू आर अ कंपनी और फर्म। बट अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी की, तो इन दैट केस सेक्शन 54 वाले एग्जम्पशंस को बाजू में रखो। इस एग्जम्पशंस को अगर हम कंसिडर ना करें और फिर भी आपने अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस किया है तो यहाँ पे यस टोटल इनकम के अंदर इन सब चीजों को माइनस कर दो ना, बाहर रखो, इनको माइनस करो। टोटल इनकम से चैप्टर 6A की डिडक्शन माइनस करो, 54 के सारे एग्जम्पशन माइनस करो, चेक करो कि आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस की है क्या। अगर आपने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस की है सो इन दैट केस यहाँ पे आपको टीडीएस, रात गई बात गई, जागो ग्राहक जागो, इसमें आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसी फिरकी मैं बीच बीच में लेते रहता हूं आपकी नींद उड़ाने के लिए, ठीक है? तो जागो ग्राहक जागो। आफ्टर दैट अगर आपका फॉरेन में कोई तरह का एसेट सिचुएटेड है, इन दैट केस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यस। और अगर आपकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन में, इन दैट केस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से रुपए ज्यादा डिपॉजिट किए हैं तो आपको कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका फॉरेन ट्रेवल के केस में एक्सपेंडिचर 2 लाख या उससे ऊपर चला जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजम्पशन 1 लाख रुपीज या उससे ऊपर ज्यादा चल जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट्स अगर इन केस ऑफ बिजनेस 60 लाख या उसके ऊपर है तो इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशन की बात करूं तो 10 लाख के ऊपर चला गया तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और लास्टली अगर आप टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कर रहे हो पूरे साल में एक पर्सन के लिए 25,000 रुपए या उससे ज्यादा, ठीक है? और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए या उससे ज्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इन द लास्ट वन, अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट किए, 50 लाख या उससे ज्यादा रुपए डिपॉजिट किए हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो इन सब केसेस में ये देखो, इन सब केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कंपल्सरीली फाइल करना पड़ेगा कंपल्सरीली। ड्यू डेट क्या होगी सर? ड्यू डेट रहेगी अगर इन केस एसएससी इज अ कंपनी तो 31 अक्टूबर। इन केस अदर देन कंपनी अगर एसएससी है सर उस केस में ये देखो क्या उसका ऑडिट होगा तो 30 नवंबर, अगर ऑडिट नहीं होगा तो 31 जुलाई। इन शॉर्ट वापस बताता हूं सर, अगर आप एक कंपनी हो तो कंपनी के केस में ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। आप कंपनी नहीं हो, कंपनी के अलावा कोई पर्सन हो, लेकिन आपका इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है तो आपका उस केस में ड्यू डेट रहेगा 30 नवंबर। लेकिन अगर ऑडिट भी नहीं हो रहा है सो इन दैट केस 31 जुलाई विल बी योर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इसके बाद में आ जाते हैं हम सेक्शन 139(3) में। सर लॉस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यस। अगर आप लॉसेस भी कर रहे हो तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो ही आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड होगे, अदरवाइज नहीं। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न फाइल करो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो भी हम आपको कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। आफ्टर दैट 139(4) बिलेटेड रिटर्न। सर अरे लेट हो गया,
रिटर्न फाइल करना है, कोई बात नहीं, लेट चलेगा, कोई बात नहीं। नाउ यहाँ पे बी लेटेड रिटर्न अगर आप फाइल करो तो कब तक फाइल कर सकते हो? 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके 3 महीने पहले तक भर देना चाहिए, या असेसमेंट कंप्लीट होगा विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट्स में विच एवर इज अर्लियर होगी तब तक के आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए का, वो भी बी लेटेड रिटर्न आपको पड़ेगा फाइल रिटर्न करना इस डेट्स के पहले। रिवाइज रिटर्न, सर रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैंने कुछ प्रॉब्लम कर दी सर, प्रॉपरली फाइल नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, रिवाइज करो। वेदर नॉर्मल रिटर्न कैन बी रिवाइज, यस। वेदर लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज, यस। वेदर बी लेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, यस। कैन रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज, यस। कोई भी रिटर्न फाइल करो आपका रिटर्न रिवाइज हो सकता है। सर रिवाइज कब तक कर सकते हैं? यस, सेम ड्यू डेट जो बी लेटेड रिटर्न की ड्यू डेट है, 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट विच एवर इज अर्लियर। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? यस। तो कुछ इस तरह से हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यस सर, अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो आपको लग जाएगा इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ। यस, आपको लग जाएगा बेटा इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट डेयर ऑफ। ठीक है, जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे ये इंटरेस्ट चलता जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका मतलब सर आप टैक्स पे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1) आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दिस थिंग्स। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, यस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस और टीसीएस, ठीक है। एडवांस टैक्स टीडीएस टीडीएस ही बार बार आ रहा है। एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, एनी टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। इन अमाउंट्स को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपको पे करना है इनकम टैक्स, वो आपको पे करना है इनकम टैक्स। बात समझ में आई? यस। जो भी इंटरेस्ट लगेगा ना वो ऐड कर देना, दैट विल बी योर अमाउंट। अपडेटेड रिटर्न, what do you mean by the concept of updated return? What do you mean by the concept of updated return? सर अपडेटेड रिटर्न यानी क्या? अपडेटेड रिटर्न यानी क्या? अपने ही रिटर्न को अपडेट करना। ये क्या होता है? देखो क्या होता है, अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फर्निश नहीं किया है, वेदर अंडर सेक्शन 139(1) या फिर बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भरा या रिवाइज रिटर्न भी नहीं भरा अंडर सेक्शन 139(5), फॉर दैट असेसमेंट ईयर यू कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एट अ टाइम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद में 24 months तक के मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ बाय द वे ऑफ अपडेटेड रिटर्न। भले ही मैंने नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं किया है, रिलेटेड फाइल नहीं किया है, रिवाइज फाइल नहीं किया है, फिर भी मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूँ विद इन द टाइम पीरियड। यस, अब देखो ये प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न कब अप्लाई नहीं होगा? अगर लॉस रिटर्न है तो, या हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन, अगर आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो। यस, इन केस ऑफ रिफंड या अपना रिफंड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यस, नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर वेयर अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय हिम अंडर दिस सब सेक्शन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ऐसा नहीं आपने अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर लिया और वापस से कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एनी प्रोसीडिंग्स अगर चालू है आपके अगेंस्ट अगेन रीअसेसमेंट असेसमेंट, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यस, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न, सर टैक्स कितना लगेगा? देखो, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, फी, ओ हो, यानी टैक्स तो पे करना है और एक्स्ट्रा टैक्स क्या लगेगा? वो इंटरेस्ट, फी, ये सारी चीजें आपको अपडेटेड रिटर्न की अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, लेकिन हम इतनी तो आपको परमिशन देंगे कि आप इन अमाउंट्स को उस पेएबल टैक्स में से माइनस कर लो, लाइक एडवांस टैक्स का अमाउंट होगा या टीडीएस टीसीएस अमाउंट होगा या रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का अमाउंट होगा। ये अमाउंट आप माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना,
उस हिसाब से टैक्स पे करना, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ ऑल्सो एएमटी प्रोविजंस। यस, आफ्टर दैट डिफेक्टिव रिटर्न। सर डिफेक्टिव रिटर्न यानी क्या? मान लो आपने रिटर्न भर लिया और आपके हिसाब से तो रिटर्न करेक्ट है, बट एसएससी जब असेसमेंट करता है उसको समझ आता है कुछ गलती है, कुछ गलती है, तो आपको अब डिफेक्टिव रिटर्न भरना पड़ेगा। यस, उसको करेक्ट करना पड़ता है, उसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकते, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बट एक नया रिटर्न उस रिटर्न के बदले आपको फाइल करना होता है। बात समझ में आई? सर अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं करूं तो आपको फीस लगेगी एट द रेट मैं बताता हूं 5,000 रुपीज, ₹5,000। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 1,000 मैक्स आपको ये फीस लगेगी। देखो पेन, सर परमानेंट अकाउंट नंबर कंपलसरी एज पर इनकम टैक्स। यस, कहाँ का पेन यूज करना है? हर रिटर्न फाइल करते हो आपको पेन नंबर होना चाहिए, चालान जनरेट होगी तब पेन नंबर होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट्स पे आपका पेन नंबर होना चाहिए। यस, और इंटरचार्जेबिलिटी ऑफ पेन विद आधार नंबर, इसका मतलब पेन को अपने आधार नंबर से लिंक करवाओ, ठीक है, पेन को अपने आधार नंबर से लिंक करवाओ। इसके अलावा सर आपको आधार नंबर भी कोड करना पड़ेगा, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो सब आपको आधार नंबर विद पेन कोड करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे अगर आधार नंबर नहीं है तो क्या कोड करूँ? एनरोलमेंट आईडी, आपने आधार के लिए अप्लाई किया होगा ना, एनरोलमेंट आईडी मिली होगी, वो कोड करो। बात समझ में? सो दिस आर द केसेस। और सी इस चैप्टर का बहुत कम से कम वेटेज है, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का बहुत कम वेटेज है, पर ठीक है फिर भी पढ़ के जाना बेटा, कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है तो थोड़ा अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, इसको फिनिश कर लेना, ठीक है। So here we have completed what? We have completed रिटर्न फाइलिंग टॉपिक। अब बच गया हमारा डीटी का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तभी इसके बारे में एक हिंट दे दी थी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होता है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो होता है ना वो कैसे होता है, इसका टेबल मैंने आपको बताया था, वापस ड्रॉ कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इनमें से जो भी लॉसेस के एडजस्टमेंट है वो कर दो, ठीक है, आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस करेंगे हम क्या सर? माइनस करेंगे हम डिडक्शन, तो मिल जाएगा हमें टोटल इनकम। ये हो गया सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पे लगता है सर टैक्स, ऊपर मैंने आपको दिया था सर, याद है कि नहीं याद है? बेसिक कंसेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, एक होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एक होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी में सबसे पहले स्पेशल रेट्स पे टैक्स कंप्यूट करो, फिर यहाँ पे कंप्यूट करोगे स्लैब रेट्स पे टैक्स, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स बिफोर सरचार्ज और रिबेट। अब इसमें या तो आप ऐड करोगे सरचार्ज या लेस करोगे रिबेट, तो आपको मिल जाएगा टैक्स आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। इसमें आप ऐड करोगे 4% HEC, राउंड ऑफ करोगे और मिल जाएगा आपको टैक्स पेएबल, ठीक है, या मैं इसे कहूंगा टैक्स लाइबिलिटी। सर इसमें से हम माइनस करेंगे क्या?
एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, तो हमें मिल जाएगा टोटल टैक्स पेबल या रिफंड, पेबल या रिफंड। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट टोटल टैक्स का। यस, टोटल टैक्स का अमाउंट आ गया। लेकिन जब ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है ना, अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो तो यहाँ पे आपको एएमटी प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एएमटी प्रोविजन से भी आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देखनी होगी। फिर आपको ये तय करना होगा कि नॉर्मल प्रोविजन से या एएमटी प्रोविजन से किस में से ये टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है, और अकॉर्डिंगली वो टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे आपको पुट करनी है। बात समझ में आई? वो टैक्स लाइबिलिटी आपको पुट करनी होगी। ऐसे हमेशा अक्सर लेंदी बनाना है अगर टैक्स का पेपर, लेंदी बनाना है अगर टैक्स का पेपर, तो लेंदी बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम दोनों को यूज करके कैलकुलेट करो, और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको एएमटी प्रोविजंस का ध्यान रखना होगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इस प्रोविजन का ध्यान आपको रखना होगा। यस सर, इसमें आपका सोचो वो क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होगा। पहले एक टेबल 115 बीएससी की पूरी निकालोगे, फिर 115 बीएससी को यूज करके ऑप्शनल टैक्स रिजीम की टेबल निकालोगे, फिर वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम का जो टैक्स लाइबिलिटी आया है उसको आप कंपेयर करोगे विथ व्हाट एएमटी प्रोविजंस, और इसके बाद में आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी करोगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस। अगर इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन पेपर में आंसर लेंदी रखना है तो वो ये प्रोविजन जरूर पूछेंगे। बात समझ में आई? सो बी प्रिपेयर्ड, प्री प्रिपेयर्ड। जब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो तो एएमटी लगता है, डिफॉल्ट में नहीं लगता, डिफॉल्ट में नहीं लगता। ठीक है, तो ये टैक्स लाइबिलिटी हमें एएमटी के हिसाब से लानी होगी, और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, और टोटल टैक्स या पेबल रिफंड जो भी आएगा हमें मालूम पड़ जाएगा। यस, एएमटी प्रोविजन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, बात करता हूं सीधा एएमटी प्रोविजंस की। अंडर सेक्शन 115 जेसी, अंडर सेक्शन 115 जेसी आपका यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18% का लगता है टैक्स रेट, 18.5%, सॉरी 18.5% का टैक्स रेट लगता है। इसमें आप प्लस करते हो सरचार्ज और एचईसी, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एरो गलत हो गया, ये एरो को हम करेक्ट कर लेते हैं। सो एएमटी के प्रोविजंस हमें कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, चलो देखो, एएमटी के प्रोविजंस हमें यही अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एएमटी के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एएमटी के प्रोविजंस यूज करके आप तय करोगे कि ये जो टैक्स यहाँ पे निकाला है ये कम है कि एएमटी वाला कम है। और एएमटी में कैलकुलेशन कैसे होगा? इट विल बी 18%, कहाँ गया भैया, इट विल बी, यस ये रहा, 18% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस एचईसी एट द रेट 4%। और एएमटी प्रोविजंस लागू कब होंगे? जब आपका टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड करेगा। अगर किसी भी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई का टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है तो एएमटी प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होगी। बात समझ में आई? तो प्रोविजंस अट्रैक्ट कब होंगे? जब 20 लाख से ऊपर आपका टोटल इनकम होगा तब। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जो भी आपकी नॉर्मल प्रोविजन से टोटल इनकम आई है वो यहां पे ले लो, उसके अंदर ये ऐड बैक कर दो, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन से जब टोटल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे थे उस समय आपने माइनस किया था इन चीजों को, इसलिए एएमटी प्रोविजंस के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए आपकी टोटल इनकम में ये चीजें ऐड कर दो। कौन सी चीजें हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35AD, एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सक्लूडिंग दिस ATJJAA QQB RRB, इनको छोड़ के। यस, ये आपके इंटरमीडिएट लेवल पे इतने रिलेवेंट नहीं है। यस, तो आपको ये तो नहीं दिया जाएगा, इनको छोड़ के जो भी आपको डिडक्शन दिए जाएंगे ना उन सारी डिडक्शन को आपको माइनस करने। सर माइनस तो इनको भी करना है, बट आपको अभी इंटरमीडिएट लेवल पे ये एएमटी के अंदर नहीं पूछेगी। बात समझ में? लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब मैं 35AD के अंदर डिडक्शन को ऐड बैक करूंगा तो डेप्रिसिएशन माइनस जरूर करना है। याद करो पीजीबीपी में बताया था मैं, पीजीबीपी के केस में अगर आप 35AD का जो डिडक्शन है
उसको एड बैक करते हो ना, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करना आपका हक है। तो वो एसेट जब से लिया था तब से लेके तो अब तक के आप उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करोगे कैलकुलेट करके। बात समझ में आई? तो एड बैक जब करोगे, जो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन है माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी ना, उसको एड बैक करोगे आप। जितना आपने डिडक्शन ले लिया है उसको 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 यहाँ पे एड बैक करने से पहले उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, जितनी वैल्यू आएगी दैट विल बी यहाँ इंक्रीज होगी, दैट विल बी एडेड बैक। बात समझ में? सर एएमटी प्रोविजंस के अंदर अगर अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कैसे डिसाइड करें सर, कैसे डिसाइड करें कि एएमटी से टैक्स भरना है या नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स भरना है, कैसे डिसाइड करेंगे बताता हूं आपको। यस, कैसे डिसाइड करेंगे बताता हूं। ये देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जब मैं एएमटी की बात करूंगा तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां पे कंपेयर करना है नॉर्मल प्रोविजन से जो आपने टैक्स कंप्यूट कर रहा है उसको विद दी एएमटी प्रोविजंस। अगर एएमटी प्रोविजंस का हायर आएगा, वेयर रेगुलर इनकम टैक्स पेबल बाय पर्सन फॉर प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज लेस देन एएमटी पेबल। यस, सो यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन and such person will be liable to pay tax on the income at the rate 18.5%। सर इसका मतलब अगर एएमटी प्रोविजन से जो टैक्स निकाला वो हायर है नॉर्मल प्रोविजन से, तो उस केस में एएमटी प्रोविजन के हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो नॉर्मल प्रोविजन से मेरा टैक्स आ रहा है 1 लाख और एएमटी के हिसाब से आ रहा है 1.25 लाख। सो क्या होगा सर, एएमटी प्रोविजन आपको लागू होगा और 1.25 लाख का आपको अमाउंट ऑफ टैक्स भरना होगा। ये हम आपके एएमटी क्रेडिट में रख देंगे, उस एएमटी क्रेडिट को यूज करके 1 लाख का टैक्स भर दो और बचा हुआ 25,000 उस क्रेडिट में पड़ा रहेगा, जो आप अगले साल जब टैक्स भरने जाओगे उस क्रेडिट को यूज करके आप टैक्स भर सकते हो। और ये क्रेडिट आपके लिए 15 असेसमेंट ईयर्स तक के मैक्सिमम हम वहां पे रहने देंगे। सो 15 असेसमेंट ईयर तक के आप उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? एएमटी क्रेडिट, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यस, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। अगर 115 जेसी, अगर 115 जेसी अगर आपको नहीं लागू करना है तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लो। अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे, सॉरी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट करोगे तो आपको एएमटी के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, वही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है बेटा कि अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे तो ही एएमटी प्रोविजंस लागू होंगे, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करोगे तो एएमटी प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। बात समझ में आई क्या? यस, ये आ गई लिस्ट ऑफ सेक्शंस। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है पूरा डीटी का पोर्शन।